की लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ की रकम की लूट हुई है, लेकिन फिलहाल पुलिस बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची है। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर वैशाली से आपको बता दें, जहां दिन दहाड़े भीषण लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें करीब 1 करोड़ की रकम की लूट की का अनुमान लगाया जा रहा है और ऐसा ये माना जा रहा है कि वैशाली में करीब 1 करोड़ की रकम की लूट हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, तभी इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि कितनी कह सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में रकम की लूट हुई है। लेकिन फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पूरे मामले की जांच कर रही है, सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और अपराधियों की तलाश की जा रही है। तो बड़ी खबर वैशाली से हम आपको बता रहे हैं, नगर थाना क्षेत्र के जडुआ के पास स्थित HDFC बैंक में करोड़ों की लूट की भीषण वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े अपराधियों ने इस लूट को अंजाम दिया। अधिक जानकारी के लिए इस पर हमारे संवाददाता अनिल वैशाली से जुड़े हुए हैं। अनिल, दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, करीब कितने कह सकते हैं कि कितने रुपए की लूट हुई है, अनुमान क्या लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस तरह से दिन दहाड़े और दिन के उजाले में इतनी बड़ी वारदात ये दिया गया है, जो कि फिलहाल अभी तक बताया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ 19 लाख की बात आ रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और इस तरह से भीड़ भाड़ वाले जगह में ये एक बड़ी अंजाम देना एक पुलिस के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बना है। हालांकि घटना की जैसी जानकारी मिली, वहाँ के जो वैशाली एसपी है और सदर SDPO मौके पर पहुंचे हैं और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ। और बता दें कि जो तिरहुत IG हैं गणेश कुमार, वो भी घटना की जानकारी जैसे ही मिली वो भागे आए हैं। और जो क्षेत्र लगातार क्षेत्र है उसमें नाकाबंदी की जा रही है और बताया जा रहा है कि ये बैंक खोलने का समय था। बैंक जैसे ही खोली थी, 4 से 5 की संख्या में जो हथियारबंद अपराधी थे बैंक में प्रवेश कर गए और ये बंदूक के नोक पर अधिकारी को, जो बैंक कर्मी है, उन्हें कब्जा में लेकर के लूट की। अनिल, वहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी मौजूद होंगे, HDFC बैंक है, जाहिर सी बात है, और वहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी मौजूद होंगे, तो भी कह सकते हैं कि इस तरह से इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, जहाँ तक सुरक्षा की बात होती है तो लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि बैंक में जब भी किसी तरह की कोई घटना होती है, जो सुरक्षा गार्ड वहाँ पे मौजूद होते हैं वो किसी तरह की कोई सहायक नहीं कर पाते हैं। और ये ऐसा बताया जा रहा है कि 4 या 5 की जो संख्या में अपराधियों की होती है, जाहिर सी बात है उनके साथ हथियार औजार ये उनके पास होता है, तो कहीं भी उनके गार्ड जो होते हैं उनके सामना नहीं कर पाते हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। बिल्कुल, फिलहाल किसी के हताहत होने की भी सूचना है क्या अनिल? अनिल, किसी के हताहत होने की भी सूचना है क्या? जी अभी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन लगातार जो वहाँ के SP है, वैशाली SP मनीष है, जिस ओर ये जो लूट करने के बाद ये लोग भागे हैं, अपराधी भागे, उस ओर लगातार पुलिस छापेमारी अभियान में जुटी हुई है। और पास के जो जिले हैं, दूसरे जो छोर है क्षेत्र के, वो लगातार उस पर नाकाबंदी की जा रही है। यहाँ की जिले की पुलिस जो है वो पूरी तरह अलर्ट है, जगह जगह ये चेकिंग अभियान जारी है। अपराधियों की पकड़ने की भले ही पूरी कोशिश की जा रही है, जो वैशाली SP वो बता रहे हैं कि अपराधी को पकड़ा जाएगा, लेकिन ये देखा जा रहा है कि लगातार जिले में जिस तरह की एक घटना को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि लगातार इस तरह की घटना होने के बाद भी पुलिस आखिर सतर्क क्यों नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, आखिर पुलिस सतर्क क्यों नहीं हो रही है और कब होगी? फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, पल पल की अपडेट लेते रहिए अनिल। तो बता दें कि वैशाली में भीषण लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 1 करोड़ की लूट को रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां SKMCH के पुलिस कैंप में अवैध वसूली का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां पुलिस द्वारा डेथ सर्टिफिकेट देने के नाम पर 2000 रुपयों की अवैध वसूली की जा रही थी, जिसे मृतक के परिजनों द्वारा नहीं देने पर उन्हें शव के लिए घंटों इंतजार कराया जाता था। वहीं मृतक के परिजन इस मामले में उचित न्याय की मांग कर रहे हैं। कागज बनाने पर ऐसा गलत है। पोस्टमार्टम कराने के लिए पैसा लगाने का आरोप लगा रहा है लोग। बिल्कुल गलत है। तो सुबह में 9 बजे मरा था, उसका कागज 4 बजे बना है, डेड बॉडी चला। 4 बजे कागज बना है, डेड बॉडी चला कया मरा था? कल। तो परिजन जब आएंगे तबे ना होगा, परिजन जब आएंगे तबे ना होगा।
और बक्सर जिले के मुरार थाना क्षेत्र के मनपा गांव में बुधवार की शाम एक युवक की गोली मारकर हत्या हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद भी मौके पर जब पुलिस नहीं पहुंची तब उसे ग्रामीणों की आक्रोश का सामना करना पड़ा। वहीं बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह का भी गांव के लोगों ने विरोध किया। गांव वालों का कहना है कि घटना के 18 घंटे बाद भी पुलिस सक्रिय नहीं हुई। सीएम से लेकर डीजीपी तक परिजनों ने सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। बता दें कि 3 सालों में एक ही परिवार के तीसरे सदस्य की हत्या हुई है। फिलहाल स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो खबर बक्सर की है, जहां भूमि विवाद को लेकर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक की हत्या हुए करीब 18 घंटे बीत गए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस सक्रिय नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच में नहीं जुटी और ना ही पुलिस ने कोई कार्रवाई की। और यदि पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद एक ही परिवार में ये तीसरी हत्या ना हो सकती। तो पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है और उसको देखते हुए लोगों ने पुलिस का विरोध किया। लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। लोगों ने पुलिस का घेराव भी किया। फिलहाल स्थिति को देखते हुए गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बक्सर से सुमित पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, एक ही परिवार के तीसरे सदस्य की हत्या हो रही है और जब हत्या युवक की हुई उसके 18 घंटे बाद भी पुलिस सक्रिय नहीं हुई। पुलिस की लापरवाही, बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। सुमित जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनपा गांव के शुभम पांडे नामक युवक की हत्या कल रात को गोली मार करके कर दी गई थी। परिजनों का यह भी आरोप है कि पहले से भी पुलिस को सूचना दी गई थी कि हमारे परिवार को जान को खतरा है, क्योंकि यह विवाद जो है वो भूमि विवाद बताया जा रहा है। तकरीबन 70 एकड़ जमीन का भूमि विवाद बताया जा रहा है, जिसमें की हत्या हुई है। और इसी हत्या के चलते और इसी विवाद के चलते आपको परिजनों ने पुलिस को पहले से सूचित भी किया था कि हमारी जान को खतरा है, और तब भी पुलिस प्रशासन वहां पर कोई एक्शन नहीं लेती है। और कल रात शुभम पांडे नामक युवक की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। रात में ही जो पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह है घटनास्थल पर पहुंचते हैं, जहां परिजनों में और ग्रामीणों में पूरा आक्रोश देखने को मिला तथा पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह के साथ भी परिजनों ने काफी तीखी उनकी बहस हुई, और जिसके चलते काफी वहां पर गहमा गहमी वाला। फिलहाल वहां का क्या माहौल है सुमित? आज सुबह की अपडेट कर ले तो परिजनों के द्वारा जो है पटना बक्सर जो मुख्य मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसको बड़ापुर चौरस्ता पर परिजनों के द्वारा सड़क जाम किया गया तथा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए मांग की गई। और प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद यह जाम जो है अभी खुल चुका है, और परिजनों का जो मृतक है शुभम पांडे का पोस्टमार्टम के लिए बक्सर भेजा जा चुका है। तो फिलहाल मामला शांत हो चुका है और पुलिस ने जो युवक की हत्या हुई थी उसके शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुमित। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीतामढ़ी की, जहां पुलिस ने कातिब हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। एसपी हरकिशोर राय ने डुमरा थाना पुलिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कातिब हत्याकांड में शामिल शूटर समेत 5 अपराधियों को घटना में प्रयुक्त पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जमीनी विवाद को लेकर भूमाफिया ने दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद अपराधी विकास झा उर्फ कालिया के इशारे पर कातिब नंद किशोर राय की हत्या की। तो सीतामढ़ी में कातिब हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। बता दें कि एसपी नंद किशोर राय ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसकी जानकारी दी। बता दें कि जमीन के विवाद को लेकर हत्याकांड हुआ था। कि जो भी छानबीन में मामला आया है उसमें अभी तक 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी फिलहाल चल रहे हैं, उनके गिरफ्तारी के लिए छापा गया। जेल से हत्या का साजिश रचा गया था? जेल हत्या का साजिश जो है वो बाहर ही किया गया था। जेल में बंद अपराधी विकास कालिया है, उससे इन लोगों ने संपर्क किया था शूटर इत्यादि को भिजवाने के लिए, और उसके भी इसमें ये जमीन गुड्डू के नाम जगन्नाथ झा के नाम से था। अच्छा, जगन्नाथ झा का लड़का लिखा बैनाथ प्रसाद के, बैनाथ प्रसाद के हवाले में था।
और मोकामा टाल क्षेत्र में अपराधियों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वारदात नाली विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। नाली के विवाद को लेकर और इस घटना के बाद गांव में तनाव कायम हो गया है। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दिया है। रात में वही एप्लीकेशन जब लिखे दिए तो शिवालक यादव के भतीजा नवल यादव एक मंटू यादव दोनों लिया एक्शन कि हम जिम्मेवारी है इसके, कुछ होगा तो हम पर जबरदस्ती आएगा। और उसके बाद हो गया काम। हम तो सोचे कि चलो सलट गया काम। और उसके बाद 8 बजे दूध लेके गया था सेंटर पर और दूध दे करके जैसे ही घर घुसने लगा गेट पर आगे से मार। औरंगाबाद में भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद उत्पाद विभाग अधीक्षक ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस के संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। और गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुशा गांव के पास से एक ऑटो पर लदे 112 किलो अवैध डोडा पाउडर को बरामद किया है। वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। ऑटो के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर घोरवाडी गांव के धनंजय यादव के रूप में उनकी पहचान हुई है। वहीं चालक रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसके छानबीन के लिए पुलिस गश्ती कर रही है। नालंदा जिले के रौई थाना क्षेत्र में एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के संबंध में यह बताया जा रहा है कि 28 वर्षीय सुजीत कुमार वट वृक्ष पूजा की सामग्री लेकर अपने ससुराल आया था और इसी दौरान अज्ञात लोगों ने ससुराल से लौट रहे युवक सुजीत कुमार को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों ने बताया कि गांव के कुछ लोगों से उनका जमीन का विवाद चल रहा था और इसी को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी मिला था कि गदहरी पुल के पास ये बसानपुर ग्राम में, ठीक है, मतलब वहाँ पे सुजीत कुमार का बॉडी पड़ा हुआ है, किसी के द्वारा हत्या किया गया है। पुरानी रंजिश भी था इनका? हाँ, पुरानी रंजिश के कारण ही हुआ है। क्या करते थे ये? इनका डीजे का अपना ये था, टेंट हाउस था। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पर संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद।
नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पे संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव हूँ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना की। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लगता दिख रहा है। राज्य में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं और इस वजह से राज्य में अब अनलॉक भी शुरू हो गया है। लेकिन इसी बीच सूबे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंकड़ों में हेरफेर की बात सामने निकल कर आ रही है। दरअसल सूबे में कोरोना के कहर के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 5,458 मौतों की बात कही जा रही है, लेकिन अब मौत का आंकड़ा 9,375 बताया जा रहा है। यानी अब तक करीब 72% मौत के आंकड़े को छिपाया जा रहा है। और इसका खुलासा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के निर्देश पर 2 स्तर से कराई गई जांच में हुआ। आंकड़ा सामने आने के बाद प्रत्यय अमृत का कहना है कि कोरोना से होने वाली मौत में जिलों से आंकड़ा नहीं भेजा जा रहा था। आंकड़ों में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। तो बिहार में कोरोना से हो रहे मौतों के आंकड़ों को छुपाने का बात सामने आ रहा है और इस बात का खुलासा भी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत की कराई गई जांच के बाद हुआ। हालांकि प्रत्यय अमृत ने यह कहा है कि मौत के आंकड़े कई जिलों से नहीं सही तरीके से आ रहे थे। जिन्होंने भी जिस जिले से मौत के आंकड़े सही तरीके से नहीं आए हैं, मौत के आंकड़ों को जिस अधिकारियों ने छिपाया है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक तरफ जहां बिहार में मौत के आंकड़े छिपाने का मामला सामने आया है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना से हुई मौत के आंकड़े को गलत बताया है। क्या कुछ कहा है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने, जरा सुनिए। देखिए, आंकड़े बहुत ही स्पष्ट हैं। सरकार की मंशा भी बहुत स्पष्ट है। सरकार की मंशा ये है कि जो भी इस कोरोना के संकट के समय में किसी भी परिवार में मृत्यु की दुखद घटना हुई है, उन परिवारों तक जो सरकार के द्वारा सहायता राशि होती है, वह राशि उन परिवारों तक, उन घरों तक पहुंचाई जाए। बिहार पहला राज्य है जो कोरोना के कारण मृत हुए परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देता है। और बिहार में कोरोना से हुई मौत के नए आंकड़े सामने आने के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मोकामा के बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने नीतीश सरकार की जमकर सराहना करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना से हुई मौत का वास्तविक आंकड़ा सामने लाने के लिए बिहार सरकार ने कमेटी का गठन किया और इस कमेटी ने सूबे भर में हुई मौत की सही तस्वीर को सामने लाया है। लाश पर राजनीति नहीं करें, ये आंकड़ा प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है, न कि विपक्ष के द्वारा जारी किया गया है। ये आंकड़ा ये बताता है कि बिहार सरकार ईमानदारी से लोगों को मुआवजा देने का काम करना चाहती है और मुआवजा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। जो आंकड़े छूट गए थे उसको सामने लाने के लिए ही कमेटी बना करके संशोधित आंकड़ा पेश किया गया है। जो रास्ते में मौत हुई थी, जो कुछ प्राइवेट अस्पतालों में मौत हुई थी, होम आइसोलेशन में मौत हुई थी, वही आंकड़ा जो छूट गया था उस आंकड़े को इसमें शामिल करके बिहार सरकार ने तारीफ का काम किया है। और वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने
चलंत RT-PCR जांच की वाहन को रवाना किया। बता दें कि इसको लेकर टीकाकरण की भी अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन ले। क्या कुछ कहा है और स्वास्थ्य मंत्री ने, जरा सुनिए। मोबाइल RT-PCR वाहन फिर से राज्य की जनता की सेवा में सुदूर क्षेत्र तक भेजा गया है। पूर्व में भी आप सब लोग को ध्यान में होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहले दिन 1 और फिर 4 मोबाइल RT-PCR वाहन राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भेजे गए थे, जिनके माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का भी कोरोना जांच RT-PCR मशीन के माध्यम से। कटिहार में पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जप के जिलाध्यक्ष अरुण सिंह के नेतृत्व में हवाई अड्डा कारी कोसी में जल सत्याग्रह कर प्रदर्शन किया गया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जाप सुप्रीमो के रिहाई को लेकर पूरे बिहार में चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन बिहार की भ्रष्ट सरकार पूरी तरह से गूंगी बहरी हो चुकी है। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पप्पू यादव को रिहा करो, रिहा करो। पप्पू यादव को रिहा करना होगा, करना होगा, करना होगा। पप्पू यादव को रिहा करना होगा, करना होगा, करना होगा। अरे जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों में, टप्पा कूद उठेगा इंकलाब के नारों में। अरे जब जुल्म आज हम लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं जाप सुप्रीमो माननीय पप्पू यादव की रिहाई के लिए। बिहार सरकार को, ये निकम्मी बिहार सरकार को जो है सो कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई है और एक जो जन का नेता है, जो गरीबों का मसीहा है पप्पू यादव, जो जनसेवा का काम करते हैं, लगातार काम कर रहे थे, उनको एक साजिश के तहत कि सरकार का कहीं पोल नहीं खुल जाए, इस डर से उनको गिरफ्तार करके आज कई दिनों से रखे हुए हैं। इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप अविलंब पप्पू यादव की रिहाई की व्यवस्था करें और नहीं तो इससे भी आगे हम लोग उग्र से उग्र। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। बिहार में अगले 48 घंटे में मानसून दस्तक देने वाला है। मानसून आने से पहले मौसम विभाग ने वज्रपात और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार में अगले 2 दिनों में मानसून की एंट्री होने वाली है, लेकिन इससे पहले बिहार के अनेक जगहों पर प्री मानसून ने भी दस्तक दे दी है। कई जिलों में बारिश हुई है और आपको बता दें कि मानसून पूर्णिया जिले में भी एंटर करेगा। माना जा रहा है कि मानसून बिहार में 11 जून की शाम से लेकर 12 जून तक की शाम तक बिहार में प्रवेश करेगा। और आज वट सावित्री है। वट सावित्री जहां व्रती अपने पति की लंबी उम्र को लेकर व्रत करती है। बता दें कि धूमधाम से वट सावित्री व्रत को आज मनाया गया। अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए सभी सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत रखा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के 3 अलग अलग जगहों की, जहां महिलाएं यानी व्रती बड़े ही धूमधाम से वट सावित्री व्रत की पूजा कर रही हैं, वट वृक्ष पर पूजा कर रही हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना सिटी, जमुई और गया की। और बिहार के साथ झारखंड में भी धूमधाम से वट सावित्री का व्रत मनाया गया। अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए सभी सुहागिनों ने वट सावित्री का व्रत रखा। ये तस्वीर हम आपको झारखंड के 2 अलग अलग हिस्सों की दिखा रहे हैं, जहां सुहागिन महिलाओं ने, व्रतियों ने बड़े ही धूमधाम से वट सावित्री व्रत की पूजा की, अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। झरिया और जामतारा की ये तस्वीर देखिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DTV भारत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।